निसाबी कुतुब की फराहमी के लिए आप PFFB ऑडियो वर्ल्ड से राब्ता कर सकते हैं। ऑडियो वर्ल्ड के पास 5वीं जमात से लेकर MA तक के आर्ट्स के मज़ामीन की रिकॉर्डिंग्स दस्तयाब हैं। ये ऑडियो कुतुब फ्री रजिस्टर्ड मेल के जरिए आपके घर पहुंचाई जा सकती हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये PFFB ऑडियो वर्ल्ड की प्रोडक्शन है गौरी। आपके लिए इस किताब को लिखा अजीत कौर ने, पढ़ा अमार मसूद ने, ऑडियो कंट्रोल पे है आरिफ बज़मी। ये किताब 3 कैसेट पर मुकम्मल हुई। ये इस किताब की कैसेट नंबर 1 है। अगर आप हमसे सौती किताबों के सिलसिले में राब्ता कायम करना चाहें तो साइमा मार से टेलीफोन नंबर 2253-803 या PO बॉक्स 1652 इस्लामाबाद पर राब्ता कायम जरूर कीजिएगा। PFFB ऑडियो वर्ल्ड की सौती कुतुब की कॉपी बनाना कानूनन जुर्म है। कुत्तिए, कंजरिए, अंदर आती है सीधी तरह के तोड़ूं तेरी हड्डियां। शंकर गोरी को अपने कमरे की तरफ घसीट रहा था। गोरी की आंखों में ज़िबा होते हुए बकरे की लाचारी और खौफ था। उसका सारा चेहरा डर से ईंट गया था। उसका मुंह दहशत के मारे खुला था, लेकिन गले में आवाज मुंजमद हो गई थी। बावर्ची खाने के दरवाजे की चौखट को पकड़कर उसने अपने बचाव की बेवकूफ़ सी कोशिश की। शंकर के एक ही झटके से उसका हाथ कुंडी से छूट गया। शंकर ने उसका दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। उसकी कमर के गिर्द अपने बाजुओं का शिकंजा कस के उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया। फिर दरवाजे की ठाक करके बंद होने की आवाज आई। फिर अंदर से गोरी की खौफनाक चीख सुनाई दी, जिस तरह जैसे उसका गला कोई कुंद छुरी से काट रहा हो। वो आवाज ना फरियाद थी, ना किसी को मदद के लिए बुलाने की खातिर थी। इस आवाज में ना मिन्नत थी, ना लाचारी। वो आवाज पहाड़ों में गूंजती हुई सनसनाहट जैसी थी, जिसको सुनकर शेर और चीते भी अपनी गारों में जा छुपते। वो आवाज समंदरी तूफानों की घनघोर गरज जैसी थी, जिसको सुनकर सारे जहाज और सारी कश्तियां अपनी मौत को रूबरू देख लेती थी। इस आवाज को सुनकर शंकर एक मर्तबा तो दहल गया। अपनी 29 वर्ष की जिंदगी में उसने कभी किसी औरत को इस तरह बोलते नहीं सुना था। 29 या शायद 25 वर्षों से, जब से उसने होश संभाली थी, वो ये समझता रहा कि ये औरत गूंगी है। सारे ही ये समझते थे कि गोरी गूंगी है। इतनी तवील जिंदगी में उसने एक भी आवाज ऐसी ना सुनी थी जैसी उसके मुंह से आई, गरजती हुई, डकारती हुई। शंकर का हाथ एक बार तो कांप गया, लेकिन वो संभल गया। आज नहीं छोड़ना इस कमजात को। उसने उसका कुर्ता गिरेबान से पकड़कर फाड़ दिया और उसको धक्का देकर चारपाई पर फेंक दिया। गोरी ने अपने हाथ से शंकर की छाती को छुआ और फिर वही हाथ दाएं करके अपनी छाती पर मारा। उसके गले के जमे ग्लेशियर को फाड़ कर बैन करती चिंगाड़ती एक आवाज बाहर आई, माँ। शंकर बौखलाकर धाड़ा। माँ, हरामजादी माँ बनती है मेरी। वो अखाड़े में बदमस्त हुए उस बैल की तरह चंगाड़ा जिसकी पसली में बुल फाइटर ने लंबी बर्छी घोंप दी हो। माँ! गोरी के गले में से एक ही चिंगाड़ बार बार निकल रही थी और वो बेबस निढाल धाड़े मार मार के रो रही थी। माँ, कुत्ती, हरामजादी, माँ समझती है अपने आप को मेरी। इस वजह से माँ बन बैठी क्योंकि मेरे बाप का बिस्तर गर्म करती रही है। कंजरिए, खरीद कर लाया था मेरा बाप तुझे, तेरे दलाल बाप से। मेरे बाप ने खरीदा था तुझे कुत्तिए, तेरे साथ मुंह काला करने के लिए। मेरे नाने के पैसे से खरीदा था तुझे और तू मेरी माँ की छाती पर बैठी रही। और वो हरामी मेरा बाप रात को तेरे कमरे में जा घुसता था चोरों की तरह। हरामजादा, मैंने खुद देखा है कई मर्तबा। और तू इसी रिश्ते से मेरी माँ बन बैठी, कंजरिए। उसने गोरी के कपड़े नोच कर उतार फेंके। वो हाथों से अपनी छाती को ढांपने की कोशिश कर रही थी, घुटने छाती के साथ लगाकर अपने जिस्म को बचाने की कोशिश कर रही थी। और शंकर अपने कपड़े उतारता हुआ उसको ठोकरें मार रहा था और चिंघाड़ रहा था। हाँ, मैं सब जानता हूँ, मुंह काला करने के लिए खरीदा था तुझे मेरे बाप ने। अब वो जहन्नुम में जल रहा होगा। शंकर ने ऊपर छत की तरफ मुंह करके कहा, देख ले हरामजादे, मैं तेरी रखेल को। और वो गोरी के फड़फड़ाते हुए जिस्म पर लेट गया। उसकी कलाइयां मजबूती से पकड़कर सीधी कर लीं और अपनी टांगों के साथ उसकी टांगें सीधी करने लगा। गोरी चारपाई पर इस तरह चित पड़ी हुई तड़प रही थी
जिस तरह यीशु मसीह सूली चढ़ा हो, बेखौफ नादानी में उसने पुकारा हो, मुझे क्यों भुला दिया है। शंकर उसके जिस्म को मसलता हुआ गुस्से और नफरत की आखिरी हद को पार करता हुआ धाड़ रहा था। मर गया हरामजादा, तुझे खरीदने वाला मर गया, लेकिन मैं तो हूं उसका वारिस, उसकी सारी जायदाद का वारिस, उसके खरीदे गुलामों का मालिक। समझी हो भुतनी की, तेरा भी अब मैं ही मालिक हूं। गला दबा दूंगा अगर आवाज निकाली तो। गोरी गूंगी थी। सबको यही पता था कि गोरी गूंगी है। वो कुछ नहीं बोलती। बहुत बरसों से वो बोलना भूल चुकी थी। घर में सफाई करने वाली जमादारनी, सब्जी फरोश, हमसाए वगैरह सबको यही पता था वो गूंगी है। किसी ने भी उसको बोलते कभी नहीं देखा था। जमादारनी आती, चुपचाप सफाई करके चली जाती। जब शंकर घर ना हो, गोरी चुपचाप उसे रोटी और चाय पकड़ा देती। जमादारनी को भी पता था बाबू घर हो तो चाय रोटी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सब्जी वाला आता और वो पल भर के लिए पिछला दरवाजा खोलती। दहलीजों के उस पार खड़े हुए वो सब्जी की तरफ इशारा करती। वो भाव बता देता, जितनी सब्जी लेनी हो उतने पैसे गिनकर उसे पकड़ा देती और वो सब्जी तोल देता। वो गूंगी थी। उसका नाम भी किसी को नहीं मालूम था। पड़ोसियों को यही इल्म था कि शंकर का बाप एक गूंगी लड़की कहीं से खरीद कर लाया था, रोटी पकाने के लिए, घर संभालने के लिए और शंकर की मां की खिदमत करने के लिए। बड़ौदे और नर्मदा दरिया के दरमियान में उजाड़ सुनसान इलाके में एक छोटा सा गांव था। रेतीला इलाका, रेत के ऊंचे टीले राजस्थान की रेत के टीलों की तरह न जड़ते थे न बनते थे। नीचे सख्त जमीन और ऊपर रेत के टीले, पथरीली सी भूरी रेत। हर टीले की ओट में छुपा हुआ 2-4 घरों का एक झुरमुट था। 2-4 घरों का गुच्छा था जिनके आबाओ अजदाद शायद एक ही होंगे। किसी अकेले आदमी ने वहां पर झोंपड़ी डाली होगी और फिर अगली और उससे अगली और उससे अगली नस्ल के साथ और घर तामीर होते चले गए। मट्टी की दीवारों के घर, खपरेल की छतों के घर, ताड़ी के दरख्तों के पत्तों और टहनियों को जोड़कर बनी हुई छतें। सारा दिन रेत उड़ती, गर्म और झुलसा देने वाली रेत। रात को वही रेत ठंडी यख हो जाती और लोग अपनी रजाइयों में दुबक कर सो जाते और आधी रात को उठ जाते और अपनी औरतों के जिस्मों में से गरमाइश ढूंढने लगते। तमाम इलाका बंजर और वीरान था। लेकिन इंसान की मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं। वो बर्फ से लदे पहाड़ों के पहलुओं में छुपे घर बनाकर रह लेता है, जंगलों में घर बना लेता है, वीरान सुनसान इलाकों में घर बनाकर रहने लगता है और अपनी नस्ल बढ़ाने लगता है। ये तो खैर रेत ही थी। कहते हैं कि हमारी इस दुनिया में ऐसे इलाके भी हैं जहां पर बर्फ के सिवा कुछ है ही नहीं। धरती के ऐन बालाई हिस्से पर जहां समंदर मुंजमद हैं, बर्फ के पहाड़ों के पहाड़ खड़े हैं जो कई मर्तबा कांप के झड़ना शुरू करें तो समंदरों को भी थरथरी आ जाए। वहां इंसान बर्फ के घर बनाकर रह लेता है। बर्फ के घर में गरमाइश होती है भला। मौसम आते हैं, बीत जाते हैं, बरस, सदियां, जमाने सब गुजर जाते हैं। दुनिया के मुल्कों में तारीखें करवटें बदलती हैं। कहते हैं कि इंसान अपने सुख की तलाश में तरक्की करता चला जाता है। मुल्कों के निशान भी इसी वजह से बनते, मिटते और नए सिरे से बनते हैं कि इंसान ज्यादा सुखी ना रह सके। लेकिन ये किस तरह हो जाता है कि सारी गर्दिश के बीच इंसान की तलाश और बोहतात के दरमियान कोई इलाका हाशिए से बाहर रह जाता है। जूं का तू वही पुराना। इसी तरह का एक इलाका था जिसके एक छोटे से घरों के झुरमुट के छोटे से तारीख से घर में दिए की मध्यम सी रोशनी में गोरी पैदा हुई। इस घर का सरबराह गोरी का दादा राम अवतार था, घर का बुजुर्ग। दादी का शायद कोई नाम नहीं था क्योंकि उसका खाविंद राम अवतार उसे हमेशा गरधर की मां कहकर ही आवाज देता। गरधर यानी राम अवतार का बड़ा बेटा, गोरी का बाप। बड़ा बेटा गरधर और छोटा रमेश उसे सिर्फ माई कहकर बुलाते। यूं तो इस घर में औरतों को बुलाने का ना तो रिवाज था और ना ही कोई जरूरत।
मर्द घर आ जाए तो औरतें, चाहे वो माँ हो चाहे बेटी, लड़की खुद ही उन्हें पीने के लिए पानी दे देती। चौड़े थाल में चावल डालकर साथ नमक मिर्चें डालकर सामने रख दिया करती। कपड़े तब्दील करने हों तो धुले हुए कपड़े लाकर पास रख देती। बिस्तर बिछा देती। मर्द बीमार हो जाए तो तीमारदारी कर देती। तलवों में तेल की मालिश करती और रात को जब भी वो तकाजा करे अपने आप को उसके सामने पेश कर देती। सब चुपचाप। गरधर ही की सबसे छोटी बेटी थी गोरी। गोरी अपनी माँ का नाम भी नहीं जानती थी, क्योंकि उसे सारे रमिया की माई ही कहकर बुलाते थे। गरधर भी। रमिया यानी गोरी की सबसे बड़ी बहन। मंझली का नाम मलही था। रमिया, मलही और गोरी। गोरी को अपने चचा रमेश के बारे में भी कुछ इल्म नहीं था, क्योंकि वो कहीं दूर के शहर में मुलाजमत करता था, किसी कपड़े की मिल में। गोरी को याद है कि वो कपड़े की मिल में ही मुलाजमत करता था, क्योंकि जब वो घर आता तो सबके लिए कपड़े जरूर लाता था। कहता था, ये मेरे ही कारखाने में बनते हैं, हम लोग ही बनाते हैं इनको। इतनी बड़ी बड़ी मशीनों में कपास डालते जाओ, धागा बनता जाता है, धागा डालते जाओ, कपड़ा बनता जाता है। सब सुनते और हैरान हो जाते, हैरान होते और अपने बड़े बड़े पगड़ हिलाते, सफेद और मैले पगड़। बहुत अरसे से चाचा घर नहीं आया था। जब कभी 2-3 बरसों बाद आता था, बस 2-4 दिन रहकर फिर शहर चला जाता। उसे रेत के टीलों से नफरत थी। उसे नफरत थी ताड़ी के साथ दिन रात पेट भरने से। उसे नफरत थी बरसों घंटों में बस एक मर्तबा पकने वाले मोटे चावलों से। उसे नफरत थी इस उजाड़ सुनसान से जो मीलों तक मुहित था। कभी उसका बाप राम अवतार कहता कि 2 दिन और रुक जाओ, तो रमेश दिल की भड़ास निकालता, यहां मेरे लिए है ही क्या? तो भाई हमारे लिए क्या है, लेकिन जहां भगवान ने पैदा किया, जो मट्टी किस्मत में लिख दी, उसे छोड़कर सब कहां चले जाएं? चले भी जाएं तो ये बाप दादा की जमीन मकान जमीन मकान, जैसे बाप दादा के ये महल मीनारे छाती पर रखे बैठे रहें, कौन मना करता है? किसी ना किसी दिन तो इस इलाके की भी काया पलट जाएगी। अब तो कहते हैं आजादी मिल रही है, कहते हैं सारे मुल्क की काया पलट रही है। कभी तो अपनी बारी आएगी। कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। जहां मैं रहता हूं शहर में, वहां भी कुछ नहीं हुआ। गरीब के लिए कहीं भी कुछ नहीं होता। सब इसी तरह चलता है, सिर्फ कुर्सियां बदलती हैं, तिजोरियों के रंग बदलते हैं, लूटने वाले इस्तेसाल करने वाले हाथ बदलते हैं। जिनकी किस्मत में लूटे जाना हो वो हमेशा इसी तरह रहते हैं। गरधर इस तरह बाप के साथ उसे उलझता देखकर डांटता, ओए चुप कर, 4 दिन शहर की हवा क्या खा ली, बाप को नसीहतें करने लगा। मैं ठीक कहता हूं, भूख यहां भी है वहां भी, लेकिन यहां कीड़ों की तरह जमीन खुरच कर मैं जिंदा नहीं रह सकता। बस कह दिया। रमेश वापस चला जाता तो उसकी बीवी धनिया फिर से उसका इंतजार शुरू कर देती। पूरे घर में वही एक औरत थी जिसका नाम लेकर उसे बुलाया जाता, धनिया, क्योंकि उसके ब्याह को 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था। इन 7 वर्षों में यूं तो उसका खाविंद रमेश कुल 9 दिन उसके पास रहा था। 4 दिन ब्याह के बाद, 3 दिन 2.5 वर्ष के बाद वापस लौटकर, और फिर वो 4 वर्ष के बाद आया था और कुल 2 दिन रहा था। 7 वर्षों में धनिया 9 दिन ब्याहता रही थी, और बाकी के 6 बरस और 356 दिन चाहे कंवारी कह लें, चाहे मुतलका और चाहे बेवा कह लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतों की इन 4 जातों के अलावा एक 5वीं जात भी होती है, जो सबसे मुश्किल रूप है। वो इंतजार का रूप, इंतजार की जात। धनिया का रूप इंतजार का रूप था, रमेश के आने का इंतजार, और जब वो चला जाए तो उसकी खबर का इंतजार, मनी ऑर्डर का इंतजार। वैसे मनी ऑर्डर उसके नाम नहीं आता था, उसके ससुर के नाम ही आता था, लेकिन अगर ना आए तो धनिया को लगता था कि चावलों का हर निवाला निगलकर वो गुनाह कर रही है। ताड़ी का हर घूंट जहर का घूंट होता था। गोरी की मां के अलावा कोई भी उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं करता था। मनी ऑर्डर आ जाता था तो सबके दिलों में उसके लिए गुस्सा कम हो जाता था। धनिया हमेशा इंतजार करती। वैसे वो जानती थी कि डाकिया उस तरफ 3-4 माह बाद ही चक्कर लगाता है।
फिर भी वो रोजाना इंतजार करती। उसका रूप ही इंतजार का था। ना उनके कबीले में कोई गाड़ी आती थी, ना बस, सड़क ही नहीं थी। कहीं दूर दूर तक मीलों फैले सुनसान बेआबो गया इलाके में सड़क तो एक तरफ पगडंडी भी नहीं थी। रेत के टीले थे बस, सख्त और चटियल। दूर से देखने पर हर टीला धरती का आखिरी किनारा लगता था। यूं महसूस होता था जैसे उसके पार कुछ भी नहीं है, तपता हुआ गजबनाक आसमान है बस। लेकिन चलते जाएं, धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ जाएं तो उसके पार रेत के और टीले दिखाई देने लगते। टीलों के दरमियान में जहां जो जगह बचती, उस नीची जगह को फावड़ियों और गेंतियों से हमवार करके लोग खेती बाड़ी करने की कोशिश करते। उन्हें अगर कोई बताता कि दुनिया में मशीनें ज़मीनें खोदती हैं, मशीनें ज़मीन को हमवार करती हैं, मशीनें कटाई करती हैं और मशीनें ही छटाई करके दानों को बोरियों में भरती हैं, तो वो लोग शायद नाराज़ हो जाते। कहते, जाओ जाओ, उल्लू बनाने के लिए तुम्हें हम ही नज़र आते हैं। अगर मींह बरस जाए तो रेतली मट्टी में से 2-4 पौधे सर निकाल लेते। धूप पड़ती तो दूर दूर उगे हुए पौधे सरकंडों की तरह करख्त हो जाते। इतनी मेहनत करने के बावजूद घर के भड़ोलों के पैंदे भी मुश्किल से पुर होते। इसके अलावा ये लोग बकरियां और मुर्ग पालते। घास को तरसते हुए बकरियों के ढांचे और हड्डियां, थोड़ा सा गोश्त होता। जब ये लोग अपने चूजों जैसे मुर्गों को टोकरियों में डालकर और मरियल बकरियों को शहर की जानिब बेचने के लिए जाते तो बमुश्किल पेट भरने को मोटे चावल खरीद कर वापस आते। चावल दिन में सिर्फ एक दफा पकते थे, साथ नमक और मिर्चें। बाकी तमाम दिन घर के सारे फर्द ताड़ी पीते। ताड़ के दरख्तों का दूधिया रस जो मटकों में भरकर उतारा जाता और खुश्क तंबोरे जैसी फलियों के प्यालों में डालकर पिया जाए तो कच्ची लस्सी जैसा जायका महसूस होता है और फिर तुर्श होता जाता है। सुबह की रखी हुई ताड़ी को अगर शाम के वक्त पिए तो सर में खुमार सा उठता है, धीमा धीमा सा नशा होता है। चाची धनिया के घर वाला रमेश जब भी शहर से मनी ऑर्डर भेजता, घर में मेले का सा समा बन जाता, बिल्कुल मेले जैसा। अगले दिन गोरी का बाप करधर अपना पगड़ बांधकर और लाठी हाथ में लिए शहर जाता और चावलों की एक आध बोरी ले आता, साथ में अपने लिए, औरतों के लिए, माँ बाप के लिए एक आध कंबल भी, नमक की थैली और मिर्चों की पुड़िया भी, कभी कभार एक आध मट्टी का बर्तन भी। जब भी मनी ऑर्डर ना आए, सिर्फ चिट्ठी ही आ जाए तो धनिया के ससुर का भी और जेठ का मुंह भी फूला रहता। वैसे धनिया को चिट्ठी का जरूर पता लग जाता। वो दरवाजे की ओट में खड़ी हुई होकर सुनती जब डाकिया चिट्ठी पढ़कर सुनाता, और चिट्ठी होती भी बस नाखून बराबर थी। बस, मैं ठीक ठाक हूँ, आपका क्या हाल है, भगवान जी से, वगैरह। आगे खबर है कि पिछले माह फैक्ट्री में हड़ताल हुई, फिर तालाबंदी हो गई, तनख्वाह नहीं मिली, पिछले माह उधार ही खाया, अब हड़ताल खत्म हो गई तो पहले यहाँ का उधार उतारूंगा, फिर ही पैसे बचाकर भेजूंगा। 2-3 माह मेरे पैसों का इंतजार ना करना। गरधर की 3 बेटियां थीं। सबसे छोटी गोरी थी। गोरी के पैदा होने से पहले ही गरधर अपनी बीवी से काफी खफा रहता था, क्योंकि उसने 2 बेटियां पैदा की थीं। गोरी की दादी भी अपने रिश्तेदारों के पास अड़ोस पड़ोस में यही कहती रहती, अगर इस दफा भी लड़की हुई तो वो अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर देगी। इस वक्त गोरी अपनी माँ के पेट में खून बनकर धड़क रही थी। माँ का खौफ, बाप की उकताहट, दादी की धमकियां सब उसके खून में घुल रही थीं। गोरी की माँ से सब खौफजदा थे, सिर्फ धनिया उसे दिलासा देती थी, उसके आराम का ख्याल रखती, उसे खाने के लिए अपने हिस्सों के चावलों में से भी थोड़े से दे देती। गोरी की माँ रोने लगती तो कहती, ना बहना ना, मेरी तरफ देख, ना मैं ब्याहियों में ना कंवारियों में, मेरी तरफ देख और हौसला कर। गोरी की दोनों बड़ी बहनें रमिया और मल्ही खौफजदा खरगोशों की तरह आकर माँ के पास दुबक जाती, लेकिन माँ की आंखों में से उनके लिए हिकारत ही नजर आती। लड़कियों की तरफ देखती तो उसे लगता ये 2 पत्थर हैं जो गले के साथ लटक रहे हैं। जब उसे नर्मदा में धक्का दिया जाएगा, ये पत्थर उसे पानी की तह में ले जाएंगे और वो डूब मरेगी, हाथ पांव भी नहीं मार सकेगी। है राम, इस दफा एक और पत्थर ना देना मुझे। वो चुपचाप ख्यालों में घूरती हुई दुआएं मांगती रहती। वो धनिया से कहती, सुन बहना,
अगर अब की दफा भी लड़की हो गई तो मैं जाकर किसी दरख्त के साथ अपनी ये चादर बांधकर फांसी ले लूंगी। तू मेरी बेटियों को संभाल लेगी ना? और धनिया आंखों में आंसू भरकर उसे दिलासा देती, नहीं बहना, रब है ना, सबका दुख दर्द देखता है, वो तेरे साथ जुल्म नहीं करेगा। गोरी की माँ कहती, क्या पता है कि नहीं, अगर होता तो तू ही क्यों यहाँ बैठी जल रही होती? तेरा मर्द तुझे साथ ना ले जाता? उसे तो जालिम शहर हड़प करके ले गया और तू यहाँ उसके इंतजार में बैठी मर रही है। मुझे क्या पता है, जब औरत अपनी ही आग में जलती है तो कुछ नहीं बचता, रब भी नहीं बचता। और दोनों ही रोने लगती हैं। औरतें रोने के सिवा क्या कर सकती हैं? अपने सारे जख्मों से चादरें हटाकर वो गायों की तरह अपनी जुबान के साथ अपने जख्म चाटती रहती हैं। गरधर बात बेबात अपनी बीवी को मारता। उसे यही लगता कि खानदान में, आसपास के लोगों में, बरादरी में इस कमजात औरत ने उसकी बेइज्जती करा दी, लड़कियों को जन्म दे देकर। उसे लगता था ये औरत उसकी मर्दानगी को बदनाम करने पर तुली थी। उसने सब में नशर कर दिया था कि वो घटिया मर्द है, उसके तुखम में इतना दम ही नहीं कि वो बेटा बना सके। गरधर के यार दोस्त ताड़ी पीकर उसे हौसला देते, कसूर बीज का तो है ही नहीं गरधर भाई, कसूर तो जमीन का होता है। अगर जमीन बंजर हो तो जितना चाहे हल चलाएं, बीज डालते जाए, वो बंजर ही रहती है। अपने भाई रमेश की तरफ देखो ना, आज तक उसकी बीवी उसे एक मच्छर भी पैदा करके नहीं दे सकी। आता भी 2-3 साल बाद है, कुछ कमाना भी पड़ता है, बेचारा कमाई की खातिर परदेश में भटक रहा है और यहाँ बस वो खाने के लिए कोंठे के साथ बंधी है। हम तो कहते हैं अगर इस मर्तबा तेरी बीवी ने लड़की पैदा की तो तुम दोनों भाई 2 बहुएं और ले आना, और बहू कौन सा उगाना पड़ेगी, 4 बकरियों के बदले नई बहू आ जाएगी। वो गरधर को यही समझाते, लड़कियों से भी कभी बेड़े पार लगे हैं, चाहे कुछ उगाए ना, बाप दादा की जमीनों तो हैं और घर भी। अगर कल को रमेश के घर लड़का हो गया तो गरधर का तो नाम ही मिट जाएगा ना धरती से। ताया की वफात के बाद वो लड़का ही तो सारी जमीन जायदाद संभालेगा। नहीं नहीं, नाम तो बेटों ही से आगे चलते हैं ना, और ब्याह तो क्या मुश्किल काम है। आजकल लैला राम शहर से आया हुआ था। वो गरधर के बचपन का दोस्त था। दोनों मिलकर ताड़ी के दरख्तों पर चढ़ते रहते थे, मिलकर मुर्गियों के पीछे भागते रहे थे, मिलकर रेत में खेलते रहे थे, मिलकर लड़ते झगड़ते रहे थे, मिलकर ताड़ी पीते और चावल खाया करते थे। दोनों अभी मुश्किल से 10 वर्षों के होंगे कि उन्हें अपनी इस रेतली जिंदगी से उकताहट होने लगी और बाहर आबाद लंबी चौड़ी दुनिया के सपने आने लगे। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि घर से भाग जाएं। एक रात जब सारे गहरी नींद सोए हुए थे, वो घर से भाग निकले। दोनों ने तय किया हुआ था कि बाहर वाले टीले पर पहुंचकर लैला राम उल्लू की बोली बोलेगा और फिर गरधर भागकर उसके साथ आ मिलेगा। रात बहुत तारीक थी, ठंड भी थी। गरधर भागता भी जाता, कांपता भी जाता और डर भी रहा था। भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? लैला राम ने उसे बड़े बूढ़ों की तरह पचकारा था। क्यों? काम करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे पास होंगे तो रोटी कहीं से भी खा लेंगे, चावल और मुर्ग मंजूर। दोनों नंगे पांव चलते जा रहे थे और उनकी छातियों में धौंकनियां चल रही थी और कोई लोहार लोहा कूट रहा था। वो तमाम रात चलते रहे। अपने हिसाब से तो उन्होंने मीलों मुसाफत तय कर ली थी। उन्हें यही लगता था कि सुबह होगी तो वो किसी न किसी बड़े शहर में पहुंचेंगे। लेकिन जब पोप हटी तो आसपास वही रेत के टीले थे और दूर एक झुरमट सा नजर आ रहा था। उनको लगा ये शायद उनके अपने घर थे। अब उनके बाप बाहर निकलेंगे और उनको ताड़ी के दरख्तों के साथ उल्टा लटका देंगे। लेकिन नहीं, वो अपने घरों से तकरीबन 2 कोस दूर थे। नजदीक ही गरधर के मामू का घर था। तमाम रात वो पता नहीं कहां कहां चलते रहे थे। गरधर रोने लगा। लैला राम ने बहुत समझाया कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, मामू के घर से दूर। अभी तो कोई जागा भी नहीं होगा, अभी तो कोई चिड़िया भी नहीं चहकी थी। घर से भाग ही आए हैं तो फिर भागते ही रहें। लेकिन गरधर खौफजदा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगा और फिर उसका मामू दोनों को पीटता हुआ घर ले आया।
दोनों धाड़े मार मार कर रोते रहे थे, लेकिन इस बात पर बजिद रहे, कसूर सारा मेरा है। मैंने ही लाला राम को कहा था यहाँ से भाग जाने के लिए, इसे ना मारो, मैंने ही कहा था, देवी की कसम मैंने ही कहा था। और लैला राम भी यही कहता रहा, गरधर तो बिल्कुल मासूम है, शहर की बात तो मेरे मन में आई थी, ये तो डरता था, मानता ही नहीं था, मैं ही इसे भगा कर ले जा रहा था। दोनों को खौफनाक मार पड़ रही थी और फिर रफ्ता रफ्ता सारे इस किस्से को भूल भुला गए। गरधर ने उसके बाद अपनी तकदीर के साथ समझौता कर लिया। असल में वो डर ही बहुत गया था, लेकिन लैला राम के दिल में जो चिंगारी सुलग चुकी थी वो बुझ ना सकी। वो गरधर से कहता, इस दफा जब मैं भागूंगा तो तुझे नहीं बताऊंगा, अगर फिर पकड़े गए तो तू असल में रोता बहुत है और फिर मेरा दिल दुखता है। 2-3 माह बाद वो सचमुच अकेला ही भाग निकला। जिंदगी के इस हादसे ने, जो बहुत पहले बचपन से जवानी तक के इन दरमियानी बरसों में हुआ था, जब मन की मट्टी बहुत नरम हुआ करती थी, दोनों की यारी को बहुत पक्का कर दिया था। वो कई बरस ना मिलते, अपनी अपनी जगह दोनों को लगता दुनिया में कोई इंसान है जो उसे बचाने की खातिर खुद पिट सकता है। 8 बरस के बाद जब लैला राम वापस लौटा, किसी ने उसे पहचाना ही नहीं। लंबा हो गया था, जवान हो गया था, पैंट कमीज में बहुत बांका लग रहा था। शहर जाकर उसने बहुत धक्के खाए थे, लेकिन साथ साथ शाम के वक्त मेमो के स्कूल में पढ़ता भी रहा था। ज़हीन था, सो 8 बरसों में ही उसने 10वीं पास कर ली थी। अब अपने खानदान और पुराने दोस्तों को मिलने आया था। घर वालों ने बहुत कहा, अब तेरा ब्याह कर देते हैं तो यहीं रह, लेकिन वो हंसकर टाल देता, कहता, अभी तो मैंने मजीद पढ़ना है, मास्टर बनना है। अब वो 6-6.5 बरस बाद फिर वापस आया। घर वालों को मिलकर सीधा गरधर के घर आया। गरधर ने उसे रात को इकट्ठे ताड़ी पीने और चावल खाने की दावत दी। रात को ताड़ी वाले इस गांव में आसपास के 4-5 गांव से उनके पुराने दोस्त और रिश्तेदार आ गए। रेतली और खुश्क जिंदगी में कोई बहाना ही तो चाहिए मिल बैठने का, मन की बात कहने का, मिलकर ताड़ी पीने का। लैला राम बता रहा था कि वो शहर के एक स्कूल में अब मास्टर था। कहने लगा, अगर अपने गांव में भी कोई स्कूल होता तो मैं अपनी तब्दीली यहां करवा लेता। अपना घर फिर अपना घर ही होता है, अपनी मट्टी फिर अपनी मट्टी ही होती है। अपनी माँ जैसी शफकत तो बहिश्तों में भी नहीं मिल सकती, और हम जो यहां मिल बैठे हैं इसका बदल है कोई। लैला राम कहता रहा, शहर तो पत्थरों का बना होता है, ईंट, रोड़े और पत्थर। शहरों में बसने वाले इंसानों को भी फिर वैसे ही बन जाना पड़ता है। यहाँ हमारे गांव में घर मट्टी के बनते हैं, रोजाना मट्टी की लिपाई होती है, इसीलिए इनमें रहने वाले इंसान भी मट्टी से नजदीक होते हैं, और गूंधी हुई मुलायम और पीसी हुई मट्टी का मिजाज भी उनके मिजाजों से मिलता है। वहां तो हमसाये को हमसाये का ही पता नहीं होता, कोई मरे कोई जिए, किसी को कोई सरोकार ही नहीं। सब अपनी अपनी दौड़ में मगन है, सरपट। लेकिन क्या किया जाए, रोजी रोटी परदेशों में खार करती है। उसके सारे पुराने दोस्त और हमसाये और आसपास के कबीलों के जानने वाले और गरधर भी सर तो हिलाते जाते, लेकिन उन्हें लैला राम पर कुछ ज्यादा एतबार नहीं आया था। अरे यहाँ धरा ही क्या है, मट्टी और रेत और ताड़ी, पेट भर चावल भी नसीब में नहीं है। शहरों की क्या बात है, रौनकें, मोटर गाड़ियां, सैन में मौजें, मजे ही मजे। ये लैला राम तो यूं ही हमारा दिल रखने को साधु बन रहा है। लो सुनो, शहर की रंग बिरंगी बत्तियां छोड़कर यहाँ को कोई नादान ही आएगा। बातों से बातें निकलती रहीं और सर पर तारे उगाए। अभी मटकों में काफी ताड़ी बाकी थी। सुबह की ख्वाहिश इस इलाके में कभी किसी ने नहीं की थी, इसलिए सब बैठे रहे। दूर से तारों की रोशनी वो ऐसे लगते थे जैसे रेत में कुछ चट्टानें निकल आई हैं, और आसपास फैली हुई वीरानगी में वो आहिस्ता आहिस्ता लरसती हुई नजर आ रही हैं। हौले हौले हरकत करती। यही होता बहुत सुनसान इलाकों में, दूर दूर फैले हुए खालीपन में, यही होता है। किसी पंछी के परों की फड़फड़ाहट वीराने में बहुत देर तक गूंजती रही। सब चुपचाप बैठे इस बेवकती चीख को सुनते रहे। गरधर बुड़बुड़ाया, मनहूस मनहूस, आजकल सारे शगन मनहूस मिल रहे हैं, और उधर उस हरामजादी की कोख में ना जाने क्या पल रहा है। गरधर की बुड़बुड़ाहट किसी ने ना सुनी, क्योंकि ये उसके अपने अंदर ही हर वक्त रहट की तरह चलने वाली सुलगाहट थी।
एक सोच भरती और एक खाली होती। खौफ, गुस्सा, बेबसी, नहुसत और उस औरत पर गुस्सा जो उसकी बीवी थी। अपनी दोनों बेटियों पर गुस्सा कि वो बेटियां बनकर क्यों पैदा हुई थी। उसे खुदा पर भी गुस्सा था। दरअसल खुदा के साथ भी नहीं, क्योंकि उसने कभी खुदा को देखा ही नहीं था। लेकिन उनके परले से परले गांव में ताड़ के एक दरख्त के नीचे चबूतरा सा बनाकर जिस मट्टी की पुतली को गांव की देवी मां कहा जाता था, उस पर भी गुस्सा था उसे। वही थी जिससे लोग मन्नतें मांगते थे, अजीब करिश्मों की आस रखते थे उससे। वैसे वो ऐसी मन्नतें मांगते ही नहीं थे जो बेचारी पूरी ना कर सके। उनकी सीधी साधी मन्नतें होती थीं। बेटा पैदा हो, गाय गाभन हो जाए, बकरियां ना मरे, मुर्गी को कोई बीमारी ना लग जाए, मींह बरसे, वो भूखे ना मरें, शहर गया हुआ लड़का खैर आफियत के साथ लौट आए, परदेश गए बेटों के सर पर देवी माँ का साया रहे, घर बसते रहें, औरतें बांझ ना हो और ना ही धरती बांझ हो, बीवियां बेटे पैदा करती रहें और धरती धान उगाती रहे, और बकरियां मेमने जनती रहें और मुर्गियां चूजों को पैदा करती रहें। गरधर को उसी देवी माँ पर गुस्सा था। वो कई बार दिल में धमकियां दे चुका था उसे, अगर इस मर्तबा भी तूने लड़की भेज दी तो सारी उम्र मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। लैला राम ने कहा, गरधर तू क्यों मुंह सुजाए बैठा है? गरधर ने कहा, कुछ नहीं यार। नहीं कुछ है, मैं जब से आया हूं यूं लगता है हर वक्त किसी के साथ अंदर अंदर लड़ते रहते हो। नहीं, लड़ना किसके साथ यार, घर में तो सब खैरियत है ना? खैरियत ही है, गरधर ने मरियल सी आवाज में कहा। रमेश के साथ झगड़ा हो गया? नहीं यार, वो तो शहर में मौजें कर रहा है, यहाँ आता ही कब है कोई उसके साथ लड़ सके। और बापू? बापू भी ठीक है, बापू को क्या होना है, 2 बेटे पैदा कर लिए हैं उसने, अब हम दोनों दिलो जान से उसकी खिदमत करते हैं। लेकिन रमेश बच गया, जब जी चाहा पैसे भेज दिए, जब ना भेजे कोई पूछने वाला नहीं। चलो 2 बेटे तो पैदा किए बापू ने। लैला राम हंसा, अब तू 4 बना ले, बेटों का क्या है? यही तो घपला है। गरधर का हमसाया आड़ुआ राम बोला, बेचारी की बीवी ही कमजात लड़कियां पैदा कर रही है। गरधर ने गुस्से के साथ कहा, 2 तो हो गई, 2 बेड़ियां पड़ गई मेरे पांव में, अब तीसरी मर्तबा पता नहीं। उसकी आवाज में खौफ था। कोई बात नहीं यार, लड़कियां अपनी किस्मत साथ लेकर आती हैं, वो अपना नसीब भी साथ ही लेकर जन्म लेती हैं। लड़कियां क्या और लड़के क्या, घर में बाल बच्चे की रौनक होनी चाहिए। नहीं, लेकिन लैला राम के खानदान को आगे चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। लड़कियां ही पैदा होती जाएंगी तो खानदान का नाम कल को मट्टी में मिल जाएगा। उधर रमेश को तो कोई फिक्र ही नहीं, बीवी ब्याह कर घर लाया और वो बंजर धरती की तरह हमारी छाती पर बैठी है, खुद वो शहर में। यार शहर में कोई शहद के छत्ते तो नहीं लगे हुए, हम जैसे मजदूर लोगों ने तो हड्डियां ही घिसानी हैं, क्या शहर और क्या गांव। लैला राम ने कहा, ये तू ना कहनियां कहने लगा, यहाँ तो हम जन्म ही बिताते हैं, जमीन में से तो कुछ उगता नहीं। ये भी कोई जिंदगी है साली, सारा दिन दरख्तों पे चढ़कर ताड़ी के मटके उतारते जाएं और पीते जाएं, एक वक्त खाने को चावल भी नहीं उगाती ये बांझ धरती है ही क्या? यहाँ पे रेत के टीले और पुराने बाप दादा के वक्तों के घर जिनको गले लगाए बैठे हैं यहाँ। और शहर में लट्टुओं के सिवा है ही क्या? पत्थर के बने हुए शहर, पत्थरों के जंगल, पत्थर के इंसान, पत्थर के बंदे। पत्थर के ही हुए ना, हमसाये को हमसाये की खबर नहीं। 4-5 महीने हुए मुझे बुखार चढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मैं उठकर अस्पताल जाने के काबिल भी नहीं रहा, बस अंदर ही पड़ा रहा। हमसायों को आवाज देने का हौसला ना हुआ। आवाज देते तो भाई ना आते, क्या मालूम, शायद ना ही आते या आ ही जाते। लेकिन बाद में घर जाकर मुझे गालियां देते कि उनको खामखा मुसीबत में डाला मैंने। लेकिन यार अगर इंसान ही इंसान से मुंह फेर ले तो फिर बाकी क्या बचे? तहजीब बचे। लैला राम हंसा, क्या? कुछ नहीं। कुछ देर सारे खामोश बैठे रहे, छोटे छोटे हुक्कों में कोयलों को ठीक करते रहे। कभी कोई ताड़ी के मटके से, सूखी फली की डोई से घूंट भर दारू निकाल लेता। लैला राम की छोटी सी हंसी बहुत देर तक वहां रेत के टीलों पर खरगोश की तरह कलांचे भरती रही। यहां तो फिर भी खैर इंसान अभी इतने पत्थर दिल नहीं हुए अपने मुल्क में। लेकिन वलायत में तो सुना है लोग अपने बूढ़े बुजुर्गों को मरने के लिए बूढ़ों के घरों में छोड़ आते हैं। 2-2 घर होते हैं, बूढ़ों के अपने अलहदा होते हैं।
नहीं, इस तरह के घर नहीं, अस्पतालों जैसे, सराओं जैसे होते हैं, बूढ़ों के घर। लोग वहां पर उन्हें जमा करवा देते हैं, पैसे देते जाते हैं उनके खाने पीने के लिए, दवाई वगैरह के लिए, और बस छुट्टी। वहीं वो मर खप जाते हैं। लाश कई कई दफा 2-2 हफ्ते बर्फों के संदूकों में पड़ी रहती है। बच्चे बच्चियों को जब फुर्सत मिले जाकर दफना देते हैं। राम 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 राम, देवी माँ का कहर और क्या। सुनने वाले कांप कर रह गए। यही तहजीब है प्यारो। इंसान जूं जूं तरक्की कर रहा है, उसे सिर्फ अपना और अपने ही बचाव का ख्याल है। दौड़ में ऐसा ही होता है। जरा पीछे रह जाएं तो किसी काबिल नहीं रहते। जो पीछे रह गया उसे मरने के लिए छोड़ जाओ। यही तालीम है आज के इंसान की। तुम यहाँ अच्छे हो, हम अच्छे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक तो होते हैं। सब ने समझदारी से सर हिलाए। हाँ यही तो है, हाँ ये तो है। अब मेरे यार गरधर की बात सुनो। इसकी बीवी ने बच्चा पैदा करना है और फिक्र आसपास के 10 गांव को है। अभी सुबह मेरी माँ कह रही थी कि देवी माँ के चबूतरे पर एक ताड़ी का मटका चढ़ाऊं और सिंदूर का टीका लगाकर आऊं कि इस मर्तबा गरधर के घर जरूर लड़का पैदा हो। सब ने अपने पगड़ हिलाए। हाँ ये तो है, ये तो है। वो साली रमिया की माँ, उसके पेट में बस थोड़ा सा गोश्त ही नहीं रहता लड़का बनाने के लिए। नहीं भाई, ये तो कुदरत का खेल है। ये खेल मेरे साथ ही होना था। गरधर के आवाज में कड़वाहट थी। किसी के साथ भी हो सकता है। ज्यादा लड़के ही पैदा होते जाएं तो लोग बेटी के लिए भी तरसते हैं। अगर इस दफा भी लड़की हुई तो गरधर की मां ने उसका दूसरा ब्याह कर देना है, नमजन बोला, और टोका लेकर अपनी बीवी को और उसकी लड़कियों को काटकर चारे में मिलाकर बकरियों को खिला देना। फिर लैला राम ने गुस्से के साथ गरधर की तरफ देखकर घूरा। बहुत देर सब खामोश रहे, कोई ना बोला। फिर लैला राम नरमी के साथ बोला, देख, अगर अब की बार लड़की हुई तो उसे मैं पालूंगा, वादा रहा। उसने हाथ आगे बढ़ा। गरधर ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, उसी तरह बुत बना बैठा रहा। और तू अगली दफा लड़का बना लेना। क्या पता इसी दफा, एक बुजुर्ग बोला। क्यों नहीं, इस दफा ही लड़का हो गया तुम मजे। वैसे तो लड़का ही हो जाएगा, लेकिन गरधर, लड़का तुझे घुंघरू पहना देगा। यार कोई खानदान के नाम को तो आगे चलाने वाला चाहिए कि नहीं। तू बता, तुझे अपने दादे का नाम मालूम है? मालूम है, रामू था। और परदादे का? गरधर चुप हो गया, सोचता रहा, फिर बोला, बापू को पूछकर बता दूंगा, उसे शायद पता हो। लेकिन क्यों? ले, तुझे सिर्फ अपने बापू और दादे का नाम मालूम है, बस, खलास। दादे के बाप का नाम, खलास। और तू खानदान के नाम की बात करता है। तूने कौन सा नाम आगे चलाया है? अपने बाप का ही ना। और तेरा बेटा तेरा नाम याद रखेगा, शायद तेरे बाप का भी रख ले, और उसका बेटा तेरा नाम भी भूल जाएगा। बस खत्म। यहाँ लाखों इंसान रोजाना पैदा होते हैं और मरते हैं। कौन अपने झंडे हमेशा के लिए गाड़ के जाता है? कौन किसे याद करता है? जिंदा घर वालों का पेट भरना तो सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है इंसान के लिए। और तू बातें करता है मरे हुए के नामों की। सब चुप रहे, सिर्फ तारीकी बोलती रही और रेत के दूर दूर तक फैले हुए टीले। बेवकूफी ना करना गरधर, बस मेरे कहने की लाश रख लेना। अगर इस दफा लड़की हो गई तो अगली दफा का इंतजार जरूर करना, बस एक दफा और, अपने यार की खातिर। कौन जाने इस दफा ही देवी माँ का करम हो जाए। लैला राम मुस्कुराया। इस दोस्ताना और नर्म मुस्कुराहट के सामने गरधर की गुस्से और झुंझुलाहट से तनी हुई नसें आहिस्ता आहिस्ता ढीली पड़ने लगी। पिछली तारीख कोठड़ी से गरधर की बीवी की घुटी घुटी आहें सुनाई दे रही थी। वो हर चीख को दांत पीस कर वापस कलेजे में धकेलने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत सहमी हुई थी। दाई उसे डांट रही थी, रोकती क्यों है इसे? जो भी है निकाल बाहर, दे धक्का हरामजादी। कोठड़ी में गरधर की मां नहीं थी। वो गिद्ध की मानंद बाहर बैठी हुई थी, अच्छी या बुरी खबर के इंतजार में। सिर्फ धनिया थी कोठड़ी में। उसने दाई को आहिस्ता से कहा, माँ गालियां क्यों निकालती हो? वो बेचारी तो पहले ही आधी मरी हुई है। दाई बोली, ऐसे वक्त में औरत को पिचकार की नहीं फिटकार की जरूरत होती है। अगर पिचकारें तो बच्चा अंदर ही आराम के साथ बैठा रहेगा। धनिया चुप हो गई।
आखिर एक गोश्त का लोथड़ा खून और लेस में लिपटा हुआ धम से कच्ची मिट्टी पर गिरा। दाई ने उठा लिया। एक नजर देखकर उसने गुस्से के साथ बच्चे को पांव की तरफ से पकड़कर उल्टा लटकाया और उसकी पीठ पर बेरहमी से थप्पड़ मारते हुए बुड़बुड़ाने लगी, एक और पत्थर पैदा कर दिया तूने रमिया की मां, ये तुझे ले डूबेगी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गरधर की मां ने बाहर की तरफ से दरवाजे के साथ कान लगा लिए। दाई की आवाज सुनकर उसने छाती पर 2 हथड़ मारा और एक तरफ बैठकर रोने लग गई। किसी को मजीद कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह गई थी। नौमौलूद लड़की को धनिया ने दाई के हाथ में से झपट लिया। अरे मार ही डालेगी, अब तू उसे धप मारती जा रही है। मरना होता तो पैदा होने से पहले मरती, अब क्या मरेगी? अब तो माँ बाप को मारेगी। हरामजादी, मेरा इनाम भी खा गई। गरधर की बीवी नए जन्म लिए बच्चे की माँ रोती जा रही थी, जैसे 1000 मौतों का सोग मना रही हो। उसका जी चाह रहा था वो अपनी तीनों बेटियों को वापस अपनी कोख में धकेल ले, अपने पेट के अंदर वापस छुपा ले। सिर्फ एक धनिया थी जिसने चुंगली पर कुछ लगाकर नई पैदा हुई लड़की को चटाया, उसको साफ करके नीम गर्म पानी से नहलाकर एक कपड़े में लपेट दिया और दोनों हाथों में ऊपर उठाकर उसकी मां को दिखाया और कहा, देख कितनी सोनी है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। मैंने इसका नाम गोरी रख दिया है। क्यों गोरी? गोरी को दुनिया में आते ही शायद महसूस हुआ था वो बहुत जालिम जगह लाकर पटक दी गई थी। वो रोती जा रही थी, लेकिन अब धनिया चाची ने जिस वक्त उसे हंसकर क्यों गोरी कहा, वो सिसकियां लेते हुए चुप हो गई और अपनी बंद मुट्ठी को उसने धीरे से नन्ही हवा में, स्याही माइल बासी सी हवा में लहरा दिया। गोरी की मां बहुत डर गई थी। वो सहमे हुए बछड़े की तरह सारा दिन सर झुकाए काम करती रही और सबके ताने और कोसने सहती रही। उसे लगता था उसके पेट के अंदर उसकी कोख की मट्टी भी उनके कबीलों की मट्टी जैसी थी, रेतली। इतनी मेहनत के बावजूद इसमें से 3 थोहर पैदा हुए और कुछ नहीं। उसकी सास हर आने जाने वाले के आगे अपना रोने बैठ जाती। ये खानदान तो डूब ही जाएगा, कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा, कोई नाम लेने को नहीं बचेगा। हमारी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं देवी माँ किन गुनाहों की सजा दे रही है मेरे गरधर को। पाप तो यही है, ये औरत जो हमारी छाती पर बैठ के पत्थरों का ढेर लगाती जा रही है। बहन तुम ही बताओ, कोई लड़की मेरे गरधर के लिए जो उसे बेटा पैदा करके दे, मैं ब्याह करूंगी अपने बेटे का दूसरा। और क्या? गरधर दोगलेपन का शिकार था। उसने लैला राम को वचन दिया था कि अपनी बीवी को एक मौका जरूर देगा। लैला राम को दिया हुआ कौल गरधर किस तरह भूल जाता? एक ही तो यार था उसका पूरी दुनिया में। चलो यार की यारी की खातिर एक मौका और सही, बस आखिरी मौका। अगर चौथी भी लड़की हुई तो वो जरूर कोई लड़का पैदा करने वाली औरत को ब्याह लाएगा। आखिर बरादरी को भी तो पता चले कि उसकी मर्दानगी में कोई नुक्स नहीं, उसका बीज तो हमेशा ही उगा है। लेकिन ये धरती साली। एक आखिरी मौका और वो सोचता, लेकिन अपनी बीवी की तरफ देखता तो उसे शर्मिंदगी सी महसूस होती। उसे छूने को जीना चाहता। गोरी को तो उसने देखा ही नहीं था कभी नजर भर के, उसका दिल ही नहीं चाहता था उसे देखने को। गोरी की मां को रात के वक्त अकेले सोते हुए डरावने सपने आते। कभी उसे लगता उसकी बेटियों को एक ही कतार में लेटाकर बहुत सारे लोग चट्टानों के साथ उनका सर कुचलने लगे हैं। इन लोगों के चेहरे नजर नहीं आ रहे थे और वो सहम कर अपनी तीनों बेटियों को अपनी चादर में लपेटकर छुपा लेती चूजों की तरह। कभी उसे सपना आता कहर का तूफान सर पर है, रेत के टीलों पर से हू हू करते हुए रेत के बगोले उड़कर उसे और उसकी बेटियों को निगलने के लिए अंधाधुंध चल पड़ते हैं और वो ताली बजाकर अपनी बेटियों को कहती है, उड़ जाओ चिड़ियों, उड़ जाओ, वरना रेत का ये भंवर निगल जाएगा तुम्हें, उड़ जाओ। वो चीखती और अपनी ही चीख से जाग उठती, पसीने में शराबूर सहमी हुई। उसकी छाती में हजारों हथौड़े उसकी पसलियों को कूटते रहते। उसे लगता उसकी सारी हड्डियों की हजारों किरचियां टूट गई हैं और फिर दूर दूर फैली हुई रेत में जज्ब हो गई हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर जब मींह बरसेगा तो वो हड्डियां बीजों की तरह फूट कर उगाएंगी, हड्डियों के थोहर उगाएंगे, यहां से लेकर नर्मदा माई तक। बस उसने लोगों को यही कहते सुना कि यहां से लेकर दूर नर्मदा तक इसी तरह रेत के टीले हैं, कोई जाए तो कहां। रमेश शहर से आया छुट्टी लेकर। दोनों भाई खुश थे। रमेश शहर से वलायती दारू की बोतल लाया था जिसमें से ताड़ी जैसी सड़ी हुई बू नहीं आती थी। डांट खोलकर नाक के साथ लगाते ही सरूर आ गया। दोनों ने उस शाम जी भर के दारू पिया। आधी रात तक बैठकर दुख सुख की बातें करते रहे।
उस रात धनिया भी और गोरी की माँ भी दोनों के पेट में नए बीज आ पड़े। जब 1-1.5 महीने बाद दोनों का यकीन हो गया तो दोनों आने वाले मेहमानों का इंतजार करने लगीं। दोनों को एक ही वक्त मिलता था अपने मन की बात का। जब वो दूर से पानी भरने जाती, एक मटका सर पर, एक कूल्हे पर। धनिया खुश थी, बहुत अरसे बाद उसका घरवाला उसे यूं खुले दिल से मिला था और अब उसकी कोख में से कौंपलें फूट रही थी। दोनों छोटी छोटी बातें करती और मसरूफ रहती। रेत से जन्म ली हुई उन औरतों को हंसना नहीं आता था, लेकिन अगर कोई औरत हंसती हुई दिखाई दे जाती तो सारे मुंह खोलकर हैरत से उसे तकते थे। और फिर कबीलों में चहमगोइयां होती, हाय अल्लाह, फलां की बहू बेटी कंजलियों की तरह हंसती है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ना शर्म ना हया, ऐसी औरत के तो टुकड़े कर देने चाहिए, वरना कहर नाजिल होता है। हाँ जी, औरत हंसे तो कहर पड़ता है। गौरी की माँ बहुत खौफजदा थी। उसकी सास भी तो दिन रात कोसती थी उसे। पता नहीं किस तरह कंजरियों की तरह फंसा लिया मेरे सीधे साधे बेटे को इस बारी। नहीं, मैं तो अब तक दूसरी बहू घर ले आती। गौरी की माँ डरती थी, अगर इस दफा भी लड़की पैदा हुई तो वो चारों लड़कियों को लेकर इतनी दूर नर्मदा माई तक किस तरह पहुंचेगी अकेली, क्योंकि उस दफा उसने पक्का फैसला किया था, अगर अब के लड़की आ गई तो वो पहले चारों लड़कियों को नर्मदा में धक्का देगी, फिर खुद छलांग लगा देगी। इतना पानी तो होगा नर्मदा में 5 इंसान डुबो सके। वक्त तो गुजरता ही है, गुजर गया। देवरानी और जेठानी दोनों ने अब के लड़के पैदा किए। सास ने सारे कबीले की दावत की, ताड़ी और चावलों से। गोरी उस वक्त बमुश्किल 3 बरस की थी। गोरी उसकी दोनों बड़ी बहनें इस नए बच्चे को देखती रहीं, जिसे हर वक्त उनकी माँ और उनकी दादी गोद में लिए रहती थी। वैसे एक बात थी, अब उनका बाप उन्हें बात बात पर पीटता नहीं था, लेकिन माँ को क्या हुआ? उनके नन्हे नन्हे दिल रोते रहते। माँ तो उन्हें कई दफा रोटी देना भूल जाती। खुश खुश खुली खुली वो उनके छोटे भाई को बैठी दूध पिलाती रहती, कड़वे तेल की मालिश करती, नहला धुला कर काले टीके लगाती रहती। उनका भाई तो शहजादा था, बिल्कुल शहजादा। उनका बाप उसे लाड करते हुए कहता था, ओए शहजादे, तू इतने दिन किन मुल्कों की सैर कर रहा था? हम तेरे इंतजार में बूढ़े हो गए यार। नए शहजादे का नाम उन्होंने राम रखा था। गोरी का दादा, जो वैसे तो बहुत कम बोलता था और दादी से डरता था, इसलिए किसी बात में हूं हां कम ही करता था, कहता था, ये राम है भाई, 12 बरस बिन बांस काटने गया था, अब घर आया है। दादा इस वजह से भी खुश था कि लड़के का नाम उसके अपने नाम से मिलता जुलता है। गोरी की दोनों बहनें तो उसी तरह की थीं जिस तरह की आम लड़कियां होती हैं, खामोश तबा और सहमी सहमी। लेकिन गोरी के खून में तो जैसे चिंगारियां सफर करती थीं। उजाड़ में उगे थोहर की तरह वो बढ़ रही थी। इस उम्र में बढ़ने के लिए ज्यादा रोटी वोटी की भी जरूरत नहीं होती। वैसे सारे लोग घर में उसे रमिया को और मल्ही को, तीनों लड़कियों को बकरियों से भी कमतर समझते थे। बकरियों की ज्यादा अहमियत थी, मुर्गियों की ज्यादा अहमियत थी, इन तीनों लड़कियों की कम। एक धनिया चाची ही थी जो उनका ख्याल रखती थी। उसकी सास उसे डांटती थी, क्या तू हर वक्त नैसों को साथ लगाए रखती है? कल को पराए घर जाना है, इनको लड़कियों को भूखे रहने की आदत रहनी चाहिए, अपनी रोटी दूसरों को खिलाने का सबक सिखाना चाहिए, पानी भर के लाने का और घर संभालने का सलीका आना चाहिए। बेटी की जात से लाड करना तो पाप है, पाप। वैसे अब वो धनिया को डांटती नहीं थी, सिर्फ नोक झोंक से सीधा रखने की कोशिश करती, क्योंकि धनिया ने उसे पोता पैदा कर दिया था। और वो चड़ेल करधर की बीवी, वो भी बच गई। शायद धनिया की इतनी बरसों की तपस्या का फल उसे भी मिल गया, वरना अब तक बाहर वाले कच्चे कोठे में बोरी बिछाकर सोई होती और गरधर की नई दुल्हन घर की मालकन होती। बच गई जन्म जली, बुढ़िया दिल ही दिल में बुड़बुड़ाती। गोरी और उसकी बहनें खाली पेट रहकर भी शाखों की तरह बढ़ रही थी। भूख भी तो कितनी लगती थी गोरी को। रमिया और मल्ही को भी लगती होगी, लेकिन वो बड़ी हो गई थी, यानी गोरी से बड़ी। इस वजह से बर्दाश्त करना और चुप रहना सीख गई थी। लेकिन गोरी को तो लगता था उसके पेट में से हर वक्त भूख की चीखें सुनाई देती हैं। मरोड़ सा उठता था अंतड़ियों में। जब मर्दों को खिलाकर, बेटों को खिला पिलाकर घर की औरतें, गोरी की माँ, चाची, धनिया, दादी और तीनों लड़कियां खाने के लिए बैठती तो जिद करती, एक मुट्ठी चावलों की, और हाय थोड़े से चावल और। दूर से उसका बाप गरधर अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हुए झड़क देता, नहीं, बस पहले ही ऊंट की तरह बढ़ रही है। और गोरी तन्हा बैठी अपनी बकरी को गले लगाकर कहती, हाय मुझे बड़ा नहीं होना, हाय मैं छोटी हो जाऊं, छोटी सी चिड़िया बन जाऊं, चूंटी बन जाऊं।
एक उसकी चाची ही थी जो उसे मर्दों की और सास की नजर बचाकर हंडिया की खुरचन दे देती और अंदर थोड़ा सा गुड़ रखकर हंडिया के नीचे लगे कसेले चावलों को खुरचकर उसे छोटा सा लड्डू बना देती और धीरे से कहती, छुपा कर खाना। एक धनिया चाची और किशन, बस गोरी को इन दोनों से ही प्यार मिलता। यही दोनों उसकी असली दुनिया थे। वो गोरी का हम उम्र था, किशन हमसायों का लड़का। उसका बाप शहर जाकर काम करता था और थोड़ा बहुत लिख पढ़ भी गया था, लेकिन शहर उसे रास नहीं आया था। लेकिन आते वक्त किशन के लिए कायदे, स्लेट और एक तख्ती ले आया था, साथ दवात, काली रोशनाई की पुड़ियां और कलमे, स्लेटियां। वो किशन को खुद ही पढ़ाता था। कहता था, बेटा जो कुछ मुझे आता है वो पढ़ ले, फिर शहर ले जाकर तुझे स्कूल में दाखिल करा दूंगा। वहाँ एक मिशनरियों का स्कूल है, मैं वहाँ की मेम साहब से बात कर आया हूँ, वो मुफ्त पढ़ाएंगी और वहाँ हॉस्टल में भी मुफ्त ही रखेंगी। वैसे किशन की माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन खाविन की मर्जी के आगे वो क्या बोलती। किशन या तो पढ़ता रहता या गोरी के साथ खेलता रहता। गोरी को लगता बस एक किशन ही था जो उसे बराबरी का एहसास देता। यूं तो उसके नन्हे से दिल में बराबरी जैसे लफ्ज नहीं उगते थे, बस उसे एक अजीब सा सुकून मिलता किशन के पास बैठकर, उसके साथ खेलकर। वो किशन के पास बैठकर उसे दवात में कलम डुबोकर तख्ती पर लिखते हुए देखती। वो हिल हिल कर लिखता और साथ साथ लफ्ज बोलता जाता। गोरी भी इन लफ्जों की शक्लों को पहचानने लगी। गोरी कहती, ये तेरी इस कलम का मुंह चिड़िया की चोंच जैसा है। गोरी कहती, ये तेरी दवात घोंसले जैसी है। चिड़िया अपनी चोंच के साथ अपने एक एक बच्चे को घोंसले में से लाती है और तेरी तख्ती पर बिठाती जाती, चिड़िया के काले काले बच्चे। और किशन हंसता। फिर वो खेलने लगता। खेलते खेलते थक जाते तो एक दूसरे के साथ तालियां बजाते और छोटे छोटे गाने गाते। वो उस वक्त बमुश्किल 8 बरस की होगी जब उनके कबीले से कोई 3-4 कोस के रास्ते तक सड़क बनने लगी। इस दफा सूखा भी दबाकर पड़ा था। धरती सारे दाने खुद ही खा गई। उन कबीलों के लोग हैरान थे, सड़क बनाकर क्या करेगी सरकार? सड़क का क्या करना है उन्होंने, और सरकार ने क्या करना है? ये सड़क बनाकर, सड़क पर मोटरें चलाकर सरकार इन कबीलों में आने से तो रही। इससे तो यही बेहतर था सरकार इन्हीं रुपयों के चावल ही भेज देती। उनके लिए सड़क के साथ किसी का क्या ताल्लुक वास्ता। लेकिन आदतन सड़क को बनते हुए देखने चले गए। सर पर पगड़, घुटनों से लेकर कमर तक उधड़ी हुई धोतियां, किसी के गले में कुर्ता, किसी में बनियान। मर्द गए तो बच्चों की टोलियां भी उनके पीछे पीछे होली तमाशा देखने। वहां कुछ औरतें, बच्चे और मर्द बैठे रोड़ी कूट रहे थे। बहुत सारे तारकोल के ड्रम धरे थे। एक तरफ बहुत सी लकड़ियां जलाकर तारकोल का ड्रम गर्म किया जा रहा था। एक गोल ढोल सा था जिसे घुमाया जाए तो उसके पेट में गोल तारकोल और कूटी हुई रोड़ी बलोई जाएगी। उन्हें यही बताया था वहां के बाबू ने यह भी कहा था, सरकार ने तुम लोगों की इमदाद के लिए ही ये सड़क बनानी शुरू की है। अभी तो रास्ता फावड़ों को दालों से तैयार हो रहा है। रोड़ी बिछेगी, फिर एक बड़ा सा इंजन आएगा, वो इसे पीस के हमवार करेगा। बाबू ने कहा, रेतला इलाका है, सड़क के नीचे बहुत सी रोड़ी बिछानी पड़ेगी, तभी पुख्ता बनेगी ये सड़क। तुम सब यहाँ मजदूरी करो, 4-5 माह का काम है, बच्चे भी मजदूरी कर सकते हैं। इतनी देर में बारिश आ जाएगी, फिर तुम खेती कर लेना। जब तक बारिश होती है, बीज डाले जाते हैं, फसल तैयार होती है, तब तक तुम भूखे ना मरो। इसलिए ये सड़क बन रही है। जो लोग तमाशा देखने गए थे वो काम पर लग गए। बच्चों को उन्होंने वापस भेज दिया, दोपहर के खाने के लिए चावल और ताड़ी के मटके लाने के लिए। वो बाबू पहले दिन तो खफा हुआ। अबे तुम ताड़ी पीकर खाक काम करोगे, तुम तो नशा करके लुढ़क जाओगे हरामियों। पहले दिन ही ये हरामखोरी। याद रखो, जितना काम करोगे उतने ही पैसे मिलेंगे। ये नहीं कि हर 2-3 घंटे काम किया फिर ताड़ी पी के सो गए, शाम को दिहाड़ी के पैसे खड़का के खड़े किए। मेरा नाम भी बाबू राम है, याद रखना। लेकिन बाबू राम को आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन में समझ आ गई कि दिन के वक्त कच्ची लस्सी जैसी ताड़ी इन लोगों के लिए चाय के प्याले से ज्यादा नशावर नहीं होती। ताड़ी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, चावल और ताड़ी, बस। गरधर ने अपनी तीनों लड़कियों को भी काम पर लगा दिया। दोपहर के वक्त रमिया की माँ ताड़ी की मटकी सर पर उठाए, उबले चावलों की पोटली हाथ में लटकाए और छोटे बेटे राम को उठाए 4-5 कोस चलती हुई अपने खानदान को खिलाने पिलाने आ पहुंचती। अब जब से गोरी सड़क पर रोड़ी तोड़ने का काम करने लगी, किशन बहुत तन्हा हो गया था। वो गोरी को कहता, आज ना जा, चिड़िया के बच्चे नहीं देखने, फिर हम खेलेंगे। तो गोरी उदास होकर कहती, बापू मारेगा ना। वो चुपचाप अपनी दोनों बहनों के साथ बापू के पीछे चलती सुबह सवेरे घर से निकल पड़ती। वहां
जहां सड़क बन रही थी। सब बच्चों और औरतों को रोड़ी कूटने का काम ही मिला था। मर्द तार कोल के ड्रमों को आग पर गर्म करते, तार कोल पर रोड़ी को बड़े बड़े ढोलक में डालकर उसका हत्था घुमाते और बलोते, फिर इस गरम गरम मसाले को सड़क पर बिछाते जाते। फावड़ों के साथ हम वार करते, फिर बड़ा सा इंजन गिड़गिड़ाता हुआ चलता और अपने वजनी रोलर के साथ मसाले को सड़क पर जमाता, दबाता और हम वार करता हुआ चलता। सारे बच्चों में वही खूबसूरत थी, गोरी, मोटी मोटी आंखें, सांवला रंग जो धूप में जलती हुई आग की तपिश में तपकर तांबे की मानद लचकता, गुलाबी रंग बखेरता। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं। बालों की लटें बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाती, जिनको वो अपनी कोहनी के साथ पीछे करती। गोरी की स्याह आंखों में गुलाबी गुलाबी सा एक रंग था, जिस तरह फूंक मारकर राख में दबे हुए कोयले सुलगाए गए हों, छोटे छोटे सुलगते हुए गुलाबी गुलाबी कोयले। रोड़ी कूटते हुए कई मर्तबा हथौड़ी पत्थर के बजाय उसकी उंगली पर आन लगती और वो चुपचाप उस उंगली को चूस लेती, उंगली को भी, उसके दर्द को भी। बाबूराम कई दफा गौर के साथ उसे देखता, नजर टिकाकर सोचता, इस बयाबान में ये कैसा फूल खिला है। काश मेरी बीवी भी मुझे ऐसी एक बेटी पैदा करके दे सकती। फिर उसका जहन और गिनतियां गिनने लगता। व्यापारी था वो, आखिर दूर की सोचता था। बाबूराम, बहुत वर्ष पहले बाबूराम पंजाब के एक गांव में से भागा और रोजी रोटी की तलाश में कलकत्ते पहुंच गया। जब नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था तो राम लभाया ने उसे इसी वजह से नौकरी दे दी थी, क्योंकि वो भी पंजाबी था। राम लभाया के बहुत से व्यापार थे, शहर में उसकी बहुत सी टैक्सियां चलती थीं, आढ़त का काम था और वो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी था, सरकारी इमारतें भी तामीर करता था। वैसे तो उसके पास छोटी छोटी इमारतों का धंधा भी था, क्योंकि सारे बड़े काम सब बंगालियों को ही मिलते थे, और सड़कें भी बनाता था। सब धंधों में उसकी साख ही थी जो उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जुबान का सच्चा, पैसे के मामले में सुच्चा। जितनी हेरा फेरी धंधे के लिए बहुत जरूरी होती, उससे ज्यादा करने की उसने जुर्रत नहीं की थी। बाबूराम को उसने मुनियम रख लिया था। हिसाब किताब देखना, मकरूज से मीठी जुबान में तकाजा करना और वसूलियां करना, और जिनको रुपया देना हो उनके साथ बेहद इज्जत से पेश आना, यही उसका काम था। इस काम में वो कुछ महीनों में ही इतना माहिर हो गया कि राम लभाया आंखें बंद करके उस पर भरोसा करने लगा। राम लभाया को रब ने सब कुछ दिया था, पैसा, इज्जत, शोहरत, साख, लेकिन औलाद की तरफ से उसके दिल के ऐन बीच एक कील ठुका हुआ था, जिसमें से हर वक्त टीसें उठती रहती। राम लभाया की एक ही बेटी थी, सुशीला। उसे रब ने तारीकी में लापरवाही के साथ बची कुची मट्टी को इकट्ठा करके थाप दिया था। वैसे वो कानी नहीं थी, लूली लंगड़ी भी नहीं थी, लेकिन उस दो मन के जिस्म को कुछ इस अंदाज से घड़ा गया था कि वो औरत कम, अजूबा ज्यादा लगती थी। ये लड़की सुशीला राम लभाया की सबसे बड़ी फिक्र थी, जो उसको अंदर अंदर खाए जा रही थी। जो जो मुंशी बाबू राम व्यापार की तमाम पेचीदगियां समझता गया, तू वो राम लभाया के दिल की तरफ जाते हुए सारे चोर दरवाजों और सारी चोर सुरंगों से भी वाकिफ हो गया। जब भी कभी राम लभाया किसी बात से झिड़कते, बाबू राम उसके कदमों में बैठ जाता और कहता, इसी डांट के लिए तो मैं कई दिन से तरस रहा था बाबूजी। आप डांटते हैं तो यूं लगता है जैसे मेरे बाबूजी डांट रहे हैं। बस बहुत अच्छा लगता है। सच कहता हूं, आप भी मुझे मेरे पिछले जन्म के बापूजी ही लगते हैं। तो राम लभाया का दिल गर्म घी की मानद पिघलने लगता। जिस वक्त भी बस चलता, बाबू राम ये जरूर कहता, हुक्म करें ना बाबूजी, मैं तो आपका बेटा हूं। और राम लभाया को लगता इतने अरसे से उसकी जो रग दुख रही थी उस पर गरम गरम पलटस रखी गई है। और फिर धीरे धीरे राम लभाया सोचने लगा, क्यों नहीं उसे बेटा ही क्यों ना बना लिया जाए, सुशीला के साथ उसका ब्याह करके वो फिक्र भी खत्म हो जाए। और बाबू राम ने सुशीला के साथ, राम लभाया के व्यापार के साथ, उसकी आढ़त के गोदामों के साथ, उसकी साख के साथ, उसकी हवेली के साथ, उसकी दुकान के साथ, दुकान की गद्दी के साथ, सबके साथ एक ही वक्त में ब्याह करवा लिया।